उसमें हमने निकाला था चलो स्क्रीन मैक्सिमम आ रही है सबको? स्पाइरल एंगल। यस सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? हो गया, चलो ठीक यस है। सर। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने शायद आपका मैक्सिमम स्पाइरल एंगल निकाला सर, डेल्टा राइट मैक्स। यहाँ तक किया था हमने, है ना? डिफ्लेक्शन एंगल और स्पाइरल एंगल का रिलेशन निकाला था हमने देखा था आपका जो डिफ्लेक्शन एंगल है दैट इज 1/3 ऑफ ए स्पाइरल एंगल, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल है दैट इज 1/3 ऑफ ए मैक्सिमम स्पाइरल एंगल। हमने देखा था स्पाइरल एंगल क्या होता है, आपके कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जहां वो एक्स एक्सिस को मीट करेगी वो जो एंगल बनाएगी दैट इज स्पाइरल एंगल। और डिफ्लेक्शन एंगल हो गया उसी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन के साथ जोड़ दो तो उस लाइन का जो एंगल है, स्लोप है, दैट इज योर डिफ्लेक्शन एंगल, राइट? यहां तक हमने किया था लास्ट टाइम, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व देख लिए, डिफ्लेक्शन एंगल देख लिया, स्पाइरल एंगल देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट? तो इसमें बेसिकली आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में बेसिकली आपके हमारे पास देर पास दो अप्रोचेज हैं, ठीक है ना, दो तरीके, दोनों में तीन तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, दोनों में तीन तीन फॉर्मूले हैं। तो जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो डेटा गिवन होगा अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि 6 फॉर्मूले हैं टोटल आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के, ठीक है ना। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट अप्रोच की। आगे आपका फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं, तो इसका आगे आपका फॉर्मूला पहला, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 7.2 ई, 7.2 ई। दूसरा फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 0.073 ई इंटू वी मैक्स, ठीक है। एंड थर्ड इज एल इज इक्वल टू 0.073 डी इंटू वी मैक्स, ठीक है। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट? इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना। इसमें आपका ई क्या आ गया? व्हाट इज ई? ई इज योर सुपर एलिवेशन और कैंट, इन सेंटीमीटर, राइट? इसमें फॉर्मूले का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, बस यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कैंट इन सेंटीमीटर्स, राइट? उसके बाद D आ गया आपका, व्हाट इज D? D इज योर कैंट डेफिशिएंसी, ये इसके भी यूनिट्स आ गए आपके सेंटीमीटर्स। एंड वी मैक्स आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, आ गई मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, वी मैक्स आ गई मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और एल आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हम निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन इन मीटर, तो ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है ना। तीन फॉर्मूले हैं, इनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ध्यान क्या रखना है, बस जो आपका सुपर एलिवेशन है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, जो कैंट डेफिशिएंसी है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर, और जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा मीटर्स में, ठीक है। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट करते हैं हम, बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच, ठीक है। इसमें आ गया, फर्स्ट आ गया आपका दैट इज रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो रेलवे बोर्ड ने जो फॉर्मूला दिया है दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल इज इक्वल टू 4.4 स्क्वायर रूट आर, 4.4 स्क्वायर रूट आर, जिसमें आर है आपका रेडियस ऑफ कर्व,
R is radius of curve in meters, और L आ गया आपका जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन meters, right? ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सेकंड अप्रोच. सेकंड इज फॉर्मूला बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन. बेस्ड ऑन सुपर एलिवेशन, इसमें जो लेंथ है L इज इक्वल टू 3.6 E. 3.6 E. इसमें ध्यान रखना जो E है, E इज योर कैंट और सुपर एलिवेशन, कैंट इन सेंटीमीटर्स, और जो L होगा, L आपका हर केस में मीटर्स में ही है, ठीक है. लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर्स, ठीक है. और जो थर्ड फॉर्मूला है, जो आपका तीसरा फॉर्मूला है सेकंड अप्रोच का, दैट इज बेस्ड ऑन rate of change of radial acceleration, राइट. तो ये फॉर्मूला है आपका L इज इक्वल टू V क्यूब अपॉन 0.3048 R, या फिर 0.3048 का हम इनवर्स ले लें तो बन जाएगा 3.28 V क्यूब बाय R. तो इसमें ध्यान रखना, ऊपर वाले केस में फर्स्ट अप्रोच में वेलोसिटी स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में ली थी, इसमें जो स्पीड आएगी दैट इज इन मीटर पर सेकंड. R जैसे पहले था आपका रेडियस, R इज योर रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स. R इज रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स. तो ध्यान रखना इसमें भी, सेकंड अप्रोच में भी, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है ना. तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, ठीक है ना. उसमें से दोनों में तीन तीन फॉर्मूले हैं, और तीनों में से जो मैक्सिमम होगी दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. तो ध्यान रखना पेपर में जो आपको वैल्यू गिवन है, जो डेटा गिवन है, अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला यूज करना है, तो उस हिसाब से आपका क्या निकलेगा, आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट. तो ये आ गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का तरीका, ठीक है. तो अब रेलवे के फर्स्ट लेक्चर पे आ जाओ. जैसे एक मिनट देखते हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हमने स्पीड ऑफ उसकी बात की थी, ज्योमेट्रिक डिजाइन में होगा शायद, ज्योमेट्रिक डिजाइन में, हाँ ठीक है. तो हमने क्या बात की थी, एक मैक्सिमम स्पीड, डिजाइन स्पीड की बात की थी. मैक्सिमम स्पीड ऑन ट्रैक इज द मिनिमम फॉलोइंग थ्री. एक तो आ गया मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड जो रेलवे करती है, उसको मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फार्मूला, ये हमने देख लिया था मार्टिन्स फार्मूला. थर्ड था आपका एज पर कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी फार्मूला, ये भी हमने देख लिया था. और जो लास्ट मेथड था दैट इज एज पर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड. अब हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल ली है, तो अब इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से जो हमारा मैक्सिमम स्पीड है वो देखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम स्पीड allowed as per length of transition curve, ठीक है ना. चलो अब हम देखेंगे, लेंथ कर्व हमने निकाल ली है, अब इसके हिसाब से जो हमारी मैक्सिमम स्पीड अलाउड है वो देखते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले L आ गया हमारा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर्स. सबसे पहला आ गया हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर्स.
ठीक है, तो सबसे पहले आ गया फर्स्ट इज अगर आपकी ट्रेन नॉर्मल स्पीड मूव कर रही है, फर्स्ट इज फॉर नॉर्मल स्पीड, फर्स्ट इज फॉर नॉर्मल स्पीड। तो इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी v max in kilometers per hour is equal to 134 by L, where L is the length of transmission curve in meters, upon E is your cant, या फिर 134 by into L by D, where D is your cant deficiency, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में होगी 134 L by E या फिर 134 L by D। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, टेक दी मिनिमम वैल्यू, सेकंड आ गया फॉर हाई स्पीड। अगर हम हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड, तो इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है v max इन किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 198 L by E और 198 L by D, राइट। इसमें से भी टेक दी मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर मैक्सिमम स्पीड, टेक दी मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इसमें से भी जो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी योर लेंथ ऑफ दैट विल बी योर स्पीड ऑफ मैक्सिमम स्पीड अलाउड, ठीक है। इसमें ध्यान रखना L तो हमारा मीटर्स में है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। जो E और D है, E क्या है आपका सुपरएलिवेशन या कैंट, और जो D है दैट इज योर कैंट डेफिशिएंसी। इनकी जो वैल्यू है दीज आर इन mm, ठीक है। ध्यान रखना इनको हमने mm में लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूले को इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, यूनिट्स में। तो सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम सब mm में ले रहे हैं, लेंथ हम ले रहे हैं मीटर्स में, और वेलोसिटी हमें मिल रही है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो फॉर्मूलेज में यूनिट्स का ध्यान रखना, बाकी कोई इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इजीली लर्न हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फॉर्मूले का ध्यान रखना है, सिर्फ आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको, ये क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा डिजाइन ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल ग्रेडियंट की, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज योर डिजाइन ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट। डिजाइन ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे दो बेसिकली, जैसे हाईवे में पढ़ा था हमने, वर्टिकल ग्रेडियंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो आ जाएगा आपका जो ग्रेडियंट है, एक आ जाएगा ग्रेडियंट, दूसरा आ जाएगा आपका वर्टिकल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स में आपके दो आ गए। एक आ गया आपका समिट कर्व, दूसरा आ गया आपका वैली कर्व, राइट। और ग्रेडियंट में हम अलग अलग पढ़ेंगे, आपका रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, राइट। तो इसमें रेलवे में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि समिट और वैली कर्व जैसे हमने हाईवे में पढ़ा था, अलग अलग फॉर्मूले थे आपके। समिट कर्व के लिए अलग फॉर्मूला था आपका, और आपका वैली कर्व के लिए अलग फॉर्मूले थे। तो रेलवेज में ऐसी दिक्कत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसी से लेंथ ऑफ समिट कर्व निकलेगी, उसी से लेंथ ऑफ वैली कर्व निकलेगी। तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, ठीक है। तो ग्रेडियंट जैसे हमने हाईवे में पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या है बेसिकली, ग्रेडियंट आ गया आपका लॉन्जिट्यूडनल स्लोप, ठीक है ना, राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट क्या आ गया, जो हाईवे में था सेम चीज यही है आपकी। दिस इज नथिंग बट योर लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप, राइट। मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन की मूवमेंट में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, दैट इज योर
ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप ग्रेडियंट की, ठीक है ना। बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट इज योर, बता सकता है कोई कौन सा होगा सबसे पहला? फर्स्ट इज योर, जैसे हाईवे में था रूलिंग ग्रेडियंट, सेम चीज जैसे हमारा हाईवे में था, सबसे पहला आ गया आपका रूलिंग ग्रेडियंट, रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या है? रूलिंग ग्रेडियंट क्या है? जो मैक्सिमम स्लोप जिसके अकॉर्डिंग एक आपका डिजाइनर डिजाइन करना चाहता है, डिजाइन करना चाहता है, या मैक्सिमम जो स्लोप आपकी जनरल कंडीशंस में जो मैक्सिमम स्लोप दैट इज प्रोवाइडेड, इट इज योर रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्लोप, रूलिंग ग्रेडियंट इज नथिंग बट maximum slope that can be provided, that can be provided on a railway track in most general conditions, in most general कंडीशंस, मतलब जब कोई दिक्कत नहीं है आपकी, उस टाइम जो आप स्लोप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज योर रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, दैट इज योर रूलिंग ग्रेडियंट। तो इसकी कुछ वैल्यूज हैं वो देखेंगे हम। इन प्लेन एरियाज में जो आपकी रूलिंग ग्रेडियंट है, इन प्लेन एरियाज की जो वैल्यू है, दैट इज 1 in 150 टू 1 in 200, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन हिली एरियाज इनकी जो वैल्यू है, दैट इज 1 in 100 टू 1 in 150, ठीक है। दिस इज योर रूलिंग ग्रेडियंट। सेकंड आता है, बता सकता है कोई सेकंड कौन सा होगा आपका? रेलवेज में पढ़ा है किसी ने? नेक्स्ट इज योर पुशर, भी पढ़ेंगे बिल्कुल, वो भी है एक टाइप, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट, ठीक है। मोमेंटम ग्रेडियंट मतलब नाम से समझ आ रहा है, मतलब मोमेंटम से कुछ लेना देना है, ठीक है ना, मोमेंटम से कुछ लेना देना है, ठीक है ना। तो मोमेंटम ग्रेडियंट का क्या मतलब है? मोमेंटम ग्रेडियंट का क्या मतलब है? लेट सपोज हमारे पास एक इस तरह का हमारे पास आपके पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट, अब देखो यहाँ पे अब दो चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है ना। या तो आप इधर की फिलिंग करके ये कर दो, राइट। हमने क्या किया? फिलिंग कर दी, और हमने ट्रैक ये प्रोवाइड कर दिया, इस लेवल पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया? ट्रैक आपका। या फिर जो दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए ट्रेन जो मोमेंटम गेन करेगी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए जो आपकी ट्रेन है मोमेंटम गेन करेगी, उस मोमेंटम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस ग्रेडियंट को, मतलब ये ग्रेडियंट कवर करने के लिए, समझ रहे हो? मतलब ये चढ़ाई चढ़ने के लिए अगर हम पीछे से स्पीड में आए तो आपकी चढ़ाई चढ़ना आसान हो जाती है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? जो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए जो ट्रेन मोमेंटम गेन करेगी, उस मोमेंटम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं आगे वाला जो अप ग्रेडियंट है उसको कवर करने के लिए, राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? पैसे बच गए आपके, हमारे, सीधी सी बात है हमारा, राइट। हमारे जो फिलिंग में जो खर्चा होना था, लेट सपोज यहाँ पे अगर आप दिस इज योर बेसिकली, ये आ गया आपका, दिस इज योर एक्सेप्शनली मोमेंटम ग्रेडियंट, दिस इज योर मोमेंटम ग्रेडियंट, मोमेंटम
ग्रेडियंट, ठीक है ना। बोलते इसमें दो तरीके हैं, या तो फिर मैं इसको यहाँ से इसको फिलिंग करके यहाँ मैं इसको कर दूं, राइट। इसको मैं कन्वर्ट कर दूं आपका, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं आपका रूलिंग ग्रेडियंट में, इसको कन्वर्ट कर दूं रूलिंग ग्रेडियंट में। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत क्या है, ये सारी मुझे क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। जो ये सारी क्या करनी पड़ेगी, मुझे फिलिंग करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो इस फिलिंग को अवॉइड करने के लिए, इस फिलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रेन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते टाइम जो मोमेंटम गेन करती है, उसी मोमेंटम को यूटिलाइज करते हैं आपका अप ग्रेडियंट कवर करने के लिए, राइट। समझ आ गई ये चीज, समझ आ गई ये चीज, ठीक है। तो अब इस चीज में, अब मोमेंटम ग्रेडियंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, मोमेंटम ग्रेडियंट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, ये बता सकता है? सर शायद जो स्लोप है वो इक्वल या उससे लेस देन। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वैसा कोई कंडीशन नहीं है। आपकी स्लोप कम ज्यादा भी हो सकती है। देखो इसमें, देखो नाम से ही समझ आ रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। मोमेंटम सीधी सी बात है, मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इस चीज में, इस ग्रेडियंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो ये ग्रेडियंट होता है ना मोमेंटम ग्रेडियंट, जहां पे आपका मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वहां पे हम कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। समझ गए? ये किसी बुक में शायद क्वेश्चन भी है, कहीं तो पढ़ा है मैंने, ठीक है। मोमेंटम ग्रेडियंट में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज नो सर्च सिग्नल शुड बी प्रोवाइडेड विच मे ब्रेक द मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। ऐसा पता लगा कि यहाँ पे आपने, इधर आपने कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, यहाँ पे आपने सिग्नल दे दिया हुआ है, ट्रेन यहाँ पे इधर आके रुक गई। जब इधर आके रुक गई ट्रेन, अब आगे चढ़ ही नहीं सकती, आगे चढ़ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो मोमेंटम ग्रेडियंट में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, मोमेंटम ग्रेडियंट में आपकी बेसिकली नो सच सिग्नल should be, no such signal should be provided which may break the momentum of the train, momentum of the train, राइट। क्योंकि ट्रेन जो है आपकी, जो अगला जो अप ग्रेडियंट है उसको नेगोशिएट अपने मोमेंटम पे ही करेगी। मोमेंटम बना हुआ होगा तो ही आपकी आगे वाला जो अप ग्रेडियंट है उसको नेगोशिएट कर पाएगी, राइट। अगर वो मोमेंटम ब्रेक हो गया तो उसके बाद आपकी ट्रेन ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। फिर पीछे से एक इंजन बुलाओ, उसको धक्का देगा ट्रेन को, फिर ट्रेन आगे चलेगी आपकी, ठीक है ना। तो मोमेंटम ग्रेडियंट में एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, दैट इज योर, कोई सिग्नल नहीं होना चाहिए यहाँ बीच में, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका मोमेंटम ग्रेडियंट। मतलब मोमेंटम ग्रेडियंट क्या आपका, इसके बजाय कि हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करें फिलिंग करके, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हो जो मोमेंटम गेन होगा उसी से हम क्या करेंगे, अपना अप ग्रेडियंट नेगोशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका मोमेंटम ग्रेडियंट। थर्ड आ गया आपका, थर्ड इज योर, अब जो पहले बोल रहे थे, पुशर ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, या फिर इसको हम बोलते हैं हेल्पर ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं हेल्पर ग्रेडियंट, ठीक है। पुशर ग्रेडियंट या फिर हेल्पर ग्रेडियंट, ठीक है। अब पुशर ग्रेडियंट, हेल्पर ग्रेडियंट क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में, कई पहाड़ी हिली एरियाज में कई बार क्या होता है कि रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा कटिंग फिलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको मोमेंटम ग्रेडियंट मिल जाए अपना अप ग्रेडियंट नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है आपको मोमेंटम ग्रेडियंट हर जगह मिल जाए अपना अप ग्रेडियंट नेगोशिएट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा इंजन प्रोवाइड कर देते हैं, एक हम एक्स्ट्रा इंजन प्रोवाइड करते हैं
जिसको हम बोलते हैं पुशर ग्रेडियंट या फिर हेल्पर ग्रेडियंट। जनरली जो आपकी माल गाड़ियां होती हैं, जो आपकी फ्राइट ट्रेन्स होती हैं, जो आपका लोड मतलब जो माल गाड़ी जिसको बोलते हैं, उनमें जनरली, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका लोड बड़ा ज्यादा होता है, दे आर हैविली लोडेड। जो आपकी ऑयल की ट्रेन आती है या कोल की ट्रेन आती है, ठीक है ना, दे आर हैविली लोडेड, तो उनके लिए क्या दिक्कत हो जाती है आपकी हिली एरियाज में कवर पाना। इवन जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं, कई बार उनमें भी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंजन लगाते हैं। जो पहाड़ी इलाकों में जाती है उनमें एक्स्ट्रा इंजन लगाते हैं, ताकि वहां का जो ग्रेडियंट है उसको नेगोशिएट कर पाए। ठीक है, तो ऐसे ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, जहां पे एक एक्स्ट्रा इंजन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े, ऐसे ग्रेडियंट को बोलते हैं पुशर ग्रेडियंट या हेल्पर ग्रेडियंट। और ये जनरली कहाँ पे होता है, आपके हिली एरियाज में। ठीक है ना। तो बेसिकली पुशर ग्रेडियंट हेल्पर ग्रेडियंट क्या है आपका, ये आ गया आपका the gradient which can be provided by using an extra इंजन, और इसको हम लोकोमोटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इंजन को हम लोकोमोटिव भी बोलते हैं। पीछे के जो डब्बे होते हैं उनको बोलते हैं हम वैगन्स, और जो इंजन है उसको बोलते हैं हम लोकोमोटिव। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा इंजन या लोकोमोटिव प्रोवाइड करके जो हम एक्स्ट्रा ग्रेडियंट कवर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका पुशर ग्रेडियंट या हेल्पर ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि एक एक्स्ट्रा इंजन से विद वन एक्स्ट्रा इंजन या लोकोमोटिव 1 in 75 gradient can be provided। ठीक है, 1 in 75 कितना हो गया आपका हिली एरियाज में, कितना है 1 in 150, मतलब इसका ऑलमोस्ट डबल। ठीक है ना, हिली एरियाज कितना हो गया 1 in 100 to 1 in 50, तो इसका भी 1 in 50 का भी जो डबल आ गया 1 in 75, एक एक्स्ट्रा इंजन लगा के उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर हेल्पर ग्रेडियंट या पुशर ग्रेडियंट। ध्यान रखना, पहाड़ी इलाके में हमारा जरूरी नहीं है कि हर जगह मोमेंटम मिले। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहाड़ी इलाके में हिली एरियाज में हमारा पुशर ग्रेडियंट काम आता है, नॉट योर मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट कहीं भी हो सकता है, प्लेन एरियाज में भी हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा वैली आ गया तो वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो पुशर ग्रेडियंट होता है दैट इज यूटिलाइज्ड इन योर हिली एरियाज। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए हिली एरियाज में कौन सा ग्रेडियंट होता है, दैट इज बेसिकली पुशर ग्रेडियंट, नॉट मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड फोर्थ इज योर gradient on station yards। Gradient on station yards। ठीक है, तो एक ये तो पहले हमें समझ आ गया यार, आप हमारी ट्रेन चल रही है किसी ट्रैक पे, तो वहां पे ग्रेडियंट जो आ गया, रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम आ गए, पुशर आ गया, वो तो ऑन योर वे, ऑन योर पाथ, वो ग्रेडियंट तो समझ आ गया। लेकिन ये स्टेशन यार्ड्स पे ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों बता सकते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, स्टेशन यार्ड्स पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए? चलती चलती गाड़ी आगे पीछे नहीं चल जाए सर। मतलब गाड़ी खड़ी है तो वो आगे पीछे ना चल जाए। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लोप इतनी ज्यादा है कि खड़ी हुई ट्रेन आपकी लोकोमोटिव आपको ऑटोमेटिकली चल पड़े। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि एक हमारी मैक्सिमम स्लोप के ऊपर लिमिटेशन लग गई कि ज्यादा से ज्यादा आप इतनी ही स्लोप दे सकते हो। ठीक है ना, मतलब एक हमारी लिमिटेशन लग गई है आपकी किसके ऊपर, मैक्सिमम स्लोप के ऊपर एक लिमिटेशन लग गई है आपकी, राइट। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है स्टेशन यार्ड्स पे स्लोप देने का? ये तो हो गया कि हाँ भाई मैक्सिमम कितनी दे सकते हो, इससे ज्यादा अगर दी
तो आपकी हो सकता है ट्रेन खड़ी खड़ी ट्रेन अपने आप चल पड़े, या फिर जिस ट्रेन को चलना है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है ना। ये लगी एक मैक्सिमम स्लोप पे हमारी लिमिटेशन। और कौन सी हो सकती है? ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सही, ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई हमारी मिनिमम स्लोप, कि कम से कम इतनी स्लोप तो देनी ही देनी है कि जो ट्रेन की जो वॉशिंग हो रही है या फिर जो भी यार बड़ा चीजें होती हैं वो आपका पानी जो है आपका स्टेशन यार्ड पे खड़ा ना हो, वो ऑटोमेटिकली अगर ट्रैक पे आपका चल के जो साइड पे ड्रेन्स प्रोवाइडेड है वहां से आपका पानी निकल जाए। तो बेसिकली ग्रेडियंट पे, स्टेशन यार्ड के ग्रेडियंट पे हमारे पास दो तरीके की स्लोप आ गई। एक आ गई मैक्सिमम स्लोप जो कि है आपकी 1/400, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कई बार कंफ्यूजन आती है मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, 1/1000 बड़ा है या 1/400 बड़ा है। देखो जब हमने लास्ट टाइम भी जब सर्वे पढ़ा था, हमने जब स्केल को कंपेयर करते थे हम क्या देखते थे, आपका अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो स्केल छोटा है, राइट। तो इस केस में भी ध्यान रखना है हमने, ठीक है ना। 1/400 आ गया आपका मैक्सिमम स्लोप। ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं 1/400 to restrict the free movement, automatic या free movement of stationary trains, movement of stationary trains, ठीक है। एक ये आ गया, और दूसरी लिमिटेशन आ गई हमारी मिनिमम स्लोप के ऊपर, दैट इज 1/1000, और ये कहां से है आपकी, फ्रॉम ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक आ गई मैक्सिमम स्लोप, एक आ गई मिनिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप आ गई 1/400। मैक्सिमम स्लोप पे रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ताकि जो स्टेशनरी ट्रेन्स हैं या इंजन हैं वो अपने आप ना चल पड़े। और मिनिमम स्लोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ताकि ड्रेनेज पानी आपका स्टेशन यार्ड पे खड़ा ना रहे। तो ध्यान रखना 1/1000 छोटा है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें कि यार बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ठीक है ना। तो मिनिमम स्लोप मतलब 1/1000, 1000 यूनिट्स में 1 यूनिट का राइज या फॉल है। और मैक्सिमम स्लोप 1/400, 4 यूनिट हॉरिजॉन्टल में 1 यूनिट का आपका राइज एंड फॉल है, मतलब 1000 में कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट्स, राइट। तो वो हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट्स। तो ध्यान रखना, एक आ गई मैक्सिमम स्लोप, एक आ गई मिनिमम स्लोप, ठीक है। क्लियर ये चीज सबको, ग्रेडियंट समझ आ गए आपका, कौन कौन सा आ गया, रूलिंग ग्रेडियंट आ गया, एक आ गया आपका मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, और आ गया ग्रेडियंट ऑन स्टेशन यार्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके ग्रेडियंट्स, राइट। अब बात करेंगे हम ग्रेड कॉम्पनसेशन की। जैसे हाईवे में हमने पढ़ा था ग्रेड कॉम्पनसेशन था क्या, कोई बता सकता है? हाईवे में पढ़ा था हमने, व्हाट इज ग्रेड कॉम्पनसेशन, क्या कंसेप्ट है ग्रेड कॉम्पनसेशन का। अब बात करेंगे ग्रेड कॉम्पनसेशन, हाईवे में पढ़ा था यार, आप सबने पढ़ा है, बताओ क्या कंसेप्ट है ग्रेड कॉम्पनसेशन का। ग्रेड कॉम्पनसेशन हम क्यों करते हैं? सर ताकि स्पीड कम रहे गाड़ी की। हाँ, स्पीड कम करने के लिए सर, अगर ज्यादा ग्रेड रहेगी तो सर स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा उसमें एक्ट करेगी। वो नहीं यार, ऐसा मत करो यार, पढ़ा है हाईवे मेरे से, मेरी बेइज्जती हो रही है, क्या कर रहे हो। अगर कोई कर्वेचर है, ग्रेड कॉम्पनसेशन हम कहाँ पे देते हैं, ग्रेड कॉम्पनसेशन देते कहाँ पे, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल करो सर, हॉरिजॉन्टल कर्व में जब 4% से ज्यादा हो सकता है। हाँ, मतलब जहां पे आपका ग्रेडियंट के साथ साथ आपका हॉरिजॉन्टल कर्व भी हो, समझ गए। ग्रेड कॉम्पनसेशन कहाँ पे देते हैं हम, कहाँ पे देते थे हम, जहां पे आपका ग्रेडियंट के साथ साथ आपका कर्व भी है, राइट। तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखो अब क्या, अब ग्रेडियंट आ रही है तो मतलब स्पीड बढ़ानी है,
और कर्व आ रहा है मतलब स्पीड कम करनी, तो मतलब डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि अब स्पीड बढ़ाएं या कम करें। जब कर्व लेना है तो आपको स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती है, लेकिन जब उसके साथ चढ़ाई भी है, चढ़ाई के लिए तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो हम उस केस में क्या करते हैं, ग्रेडियंट को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है ना। उस केस में क्या करते हैं, हम वहां पे ग्रेडियंट को कम करते हैं। तो इसको, इस चीज को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन। जो हम ग्रेड कम कर रहे हैं दैट इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन। तो दैट मीन्स ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या आ गया, क्या क्या आ गया आपका, ये देते कहां पे है, ऑन द लोकेशन ऑफ, ऑन द लोकेशन ऑफ rising gradient, on the location of rising gradient and horizontal curve, horizontal curve। जहां पे आपका rising gradient भी है और horizontal curve पे भी है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे कहते हैं gradient is reduced, gradient is reduced। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रेडियंट हमने कम की इसे हम बोलते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन, इसे हम बोलते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन। और ग्रेड कॉम्पनसेशन करने के बाद जो ग्रेडियंट बनती है उसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट, राइट। दैट मीन्स आपका जो कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट है, दैट मीन्स जो आपका कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट है, इट इज नथिंग बट आपका जो उस प्लेस पे इनिशियली जो रूलिंग ग्रेडियंट है, ग्रेड रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड ग्रेड कंपनसेशन। कॉम्पनसेशन, राइट। ग्रेड कॉम्पनसेशन, हाँ ग्रेड कॉम्पनसेशन क्या हो गया, जितनी ग्रेड आपको कम करना पड़ रहा है, जितना ग्रेड आपको कम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एट द लोकेशन ऑफ राइजिंग ग्रेडियंट, दैट इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन, दैट इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन, राइट। तो हाईवे में जो हमने पढ़ा था उसमें आपका ग्रेड कॉम्पनसेशन किसके बराबर था, कोई बता सकता है। हाईवेज में 75/r और 35r प्लस r। क्या था, 75/r% और दूसरा था 30 प्लस 35 प्लस r डिवाइड बाय r। 35 r%, राइट। 30+r/r%। इसका जो मिनिमम होता था, हाँ इसका जो मिनिमम होता था वो हम वैल्यू कंसीडर करते थे आपकी एज ग्रेड कॉम्पनसेशन, राइट। ये तो होगी आपकी हाईवे की बात, ये होगी हाईवे की। अब रेलवे की बात करते हैं। रेलवेज में अब गेज के अकॉर्डिंग, जो आपकी गेज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं आपकी ग्रेड कॉम्पनसेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो ऑन अ ब्रॉड गेज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन इज 0.04% पर डिग्री कर्व। मीटर गेज पे आ गया आपका 0.03% पर डिग्री कर्व। और नैरो गेज पे आ गया आपका 0.02% पर डिग्री कर्व, ठीक है। ब्रॉड गेज में आ गया 0.04% पर डिग्री कर्व, मीटर गेज पे 0.03% पर डिग्री कर्व और नैरो गेज पे 0.02% पर डिग्री कर्व, ठीक है। अब परसेंटेज को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ब्रॉड गेज पे हो गया आपका 100 के 2 जीरो और आ जाएंगे परसेंटेज के, तो ये बन गया आपका 0.00304 इंटू डिग्री ऑफ कर्व। मीटर गेज पे आ गया आपका 0.303 पर डिग्री कर्व और नैरो गेज पे आ गया आपका 0.302 डिग्री कर्व, राइट। ये आ गया आपका, दिस इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन। ध्यान रखना, दिस इज योर ग्रेड कॉम्पनसेशन, नॉट योर कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट के जो सेम आपका जो हाईवे में था, ठीक है ना। तो ग्रेड कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस सॉरी कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट था ये, ग्रेड कॉम्पनसेशन नहीं था,
दिस इज योर कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट, CG से डिनोट करते हैं। CG कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट इज रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन, और ग्रेड कॉम्पनसेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ग्रेड कॉम्पनसेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसका ग्रेड कॉम्पनसेशन का एक क्वेश्चन करेंगे इसका। एक मिनट, चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। On a section of broad gauge track, on a section of broad gauge track, comma, the ruling gradient is 1 in 200. The ruling gradient is 1 in 200. 1 in 200. Full stop. Full stop. If the track is laid in that place, at a curve of 5 degrees, comma, then the allowable ruling gradient, allowable ruling gradient मतलब ruling gradient minus your grade compensation, ठीक है ना, right? तो allowable ruling gradient on the curve will be option लिखो, option A 1 in 16.7, option A 1 in 16.7, option B 1 in 400, option B 1 in 400, option C 1 in 240, 1 in 240 240, या ऑप्शन डी 1 in 333, 1 in 333 333। डी ऑप्शन, कौन सा? डी ऑप्शन सर, 1 in 333। हाँ 1 in 333, राइट। बाकियों ने किया, देख इसको देखते हैं जरा, ठीक है। कैलकुलेशन ही है, बाकी तो आपको सब पता ही है, ठीक है ना। आपको डिग्री ऑफ कर्व कितना गिवन है? डिग्री इज कर्व कौन सा है? कर्व आपका 5 डिग्री का, राइट। और ट्रैक कौन सा है? ब्रॉड गेज। तो दैट मीन्स योर ग्रेड कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू 0.004 into 5. That means your compensation is equal to 0.004 into 5. ये कितना आएगा?
ये आएगा, ध्यान रखना 1 0 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.002, ये आ जाएगा 0.002, राइट। तो हमें क्या निकालना है, अलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट मतलब कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन माइनस ग्रेड कॉम्पनसेशन। तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना आ गया, 1 in 200 माइनस 0.002, ठीक है ना। अब यहाँ तो इसको 2/1000 लिख लो या 1/200 को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। 1/200 कितना हो गया, 1/2 हो गया 0.5, तो 2 0 आ गए, तो ये आ गया 0.005 माइनस 0.002, तो ये कितना हो गया 0.003, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/1000 सॉरी 3/1000, ठीक है ना। ऑप्शन सारे किसमें 1 in समथिंग की फॉर्म में है, तो क्या करूंगा मैं 1000 को 3 को नीचे ले जाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, राइट। क्या है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 1/333.3, राइट। क्लियर है। देखो ऑप्शन देखो सारे आपको 1 in समथिंग की फॉर्म में गिवन है, मतलब न्यूमरेटर हर एक जो ऑप्शन है उसका हर एक का यूनिट क्या है आपका, बेसिक न्यूमरेटर क्या है 1, तो मुझे ऊपर किसी तरीके से 1 लाना है, या तो इसको 2 को मैं लिख लूं ऐसे, इस 2 को, या तो मैं इस 2 को लिख लूं 2/1000, 2/1000 लिख लूं, तो अब 1/200 माइनस 2/1000 ऐसे करके सॉल्व करूं। अब मुझे इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो या तो ऐसे करके कर लूं, या इसको 200 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, कितना हो जाएगा ये 5/1000 माइनस 2/1000, ये बन गया आपका 3/1000, जो कि ये यहाँ पे आया था, तो आंसर आ जाएगा 3 को नीचे ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा 1/333, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात की हम कर्व्स की, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज योर वर्टिकल कर्व्स। नेक्स्ट इज योर वर्टिकल कर्व्स। नेक्स्ट इज वर्टिकल कर्व्स, ठीक है। चलो अब वर्टिकल्स कर्व हमने देखा आपके दो टाइप के थे, एक आ गया आपका समिट कर्व और दूसरा आ गया आपका वैली कर्व। जैसे हमने हाईवेज में देखा था दोनों के इसमें एक आ गया आपका वैली समिट कर्व, एक आ गया वैली कर्व, ठीक है ना। एक आ गया समिट, एक आ गया वैली कर्व। लेकिन हाईवे में क्या था, आपका समिट कर्व का एनालिसिस अलग था, उसकी हमने लेंथ अलग निकाली थी, वैली कर्व का एनालिसिस अलग था, उसकी लेंथ अलग निकाली थी, राइट। पर रेलवेज में ऐसा कुछ नहीं है, रेलवेज में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है, जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है L is equal to G1 minus G2 upon R. L is equal to G1 minus G2 upon R chains, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको नंबर ऑफ चेन्स देगा, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ चेन्स और कहाँ मिलती थी हमें, हमने सर्वे में शायद कहीं पढ़ा था आपका, हमें आंसर चेन्स में मिलता था, ठीक है ना, फिर उसको हम लेंथ में निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो लेंथ मिलेगी दैट विल बी इन चेन्स, ठीक है। अब ये देख लिया हमने L is equal to G1 minus G2 by R in chains। अब G1 क्या है यहाँ पे, where G1 is your first gradient, G1 आ गया आपका, G1 is your फर्स्ट ग्रेडियंट, राइट। मतलब आपका वैली कर्व बन रहा है या फिर समिट कर्व बन रहा है, बेसिकली क्या होगा, एक ग्रेडियंट दूसरे ग्रेडियंट से मिल रहा है, एक ग्रेडियंट दूसरे ग्रेडियंट से मिल रहा है,
राइट। तो एक आपका असेंडिंग ग्रेडियंट हो सकता है, एक आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो सकता है, ठीक है ना। तो G1 इज योर फर्स्ट ग्रेडियंट एंड G2 इज योर सेकंड ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है आपका जो आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, जो आपका असेंडिंग अप ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट, जब भी मर्जी बोलो इसको, असेंडिंग ग्रेडियंट है, उसे हमने लेना है, that will be taken as positive, ascending gradient will be taken as positive, और जो descending gradient या down gradient है, descending gradient, it will be taken as negative, it will be taken as negative, and R is your rate of change of gradient per chain length, ठीक है। और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है, इट इज टेकन एज 0.1%, इट इज टेकन एज 0.1% फॉर, इसकी जो वैल्यू है, इट इज टेकन एज 0.1% फॉर 30 मीटर चेन, फॉर 30 मीटर चेन, ठीक है। ध्यान रखना हर एक चीजें आपको परसेंटेज में ही पुट करनी है, ठीक है। G1 आ गया फर्स्ट ग्रेडियंट, G2 आ गया सेकंड ग्रेडियंट, R आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर चेन लेंथ, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर आपको किस में मिलेगा, आंसर आपको नंबर ऑफ चेन्स में ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, if a sag curve, if a sag curve is introduced, by a downgrade of, if a sag curve is introduced by a downgrade of 0.9%, followed by an upgrade of 0.7%, comma, determine the length of valley curve, comma, if the allowable rate of change of, determine the length of vertical curve, comma, if the allowable rate of change of gradient is, 0.2%, सर आप क्वेश्चन लिखा रहे हो? हाँ, आपको क्या लगा क्या करवा रहा हूँ मैं? सर मैंने सोचा मेरी स्क्रीन रुक Hello? गई है, ये मैं कभी ऑन एग्जिट कर रहा था। नहीं, क्वेश्चन है, लिखो फिर से लिखो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, if a sag curve is introduced between, introduced by a downgrade of 0.9%, followed by an upgrade of 0.7%, comma, determine the length of vertical curve, if the allowable rate of change of gradient is 0.2%, ठीक है। allowable rate of change of gradient is 0.2%। ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 4 chains, ऑप्शन बी
8 chains, option C 240 meters, या ऑप्शन डी 160 meters. ठीक है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है पहले एक आपका, मतलब जो आपका पहला का हो, पहले आता है एक डाउनग्रेड, पहला आपका डाउनग्रेड आता है G1, क्या आपका 9.9%, तो डाउनग्रेड है तो नेगेटिव होगा 0.9%, और उसके बाद एक अपग्रेड है, वो अप है तो पॉजिटिव रहेगा 0.7%, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या है आपका, आर गिवन है आपको 0.2%, तो जो आर गिवन है आपको, आर इज 0.2%, राइट। लेंथ निकालनी है तो निकालो, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है। 8 chains. 8 चेन्स, बिल्कुल यार, बिल्कुल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है आपका। L इज इक्वल टू G1 माइनस G2 बाय R, तो G1 आ गया आपका -0.9 और माइनस G2 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये 0.7 ही आएगा, और R आ गया आपका 0.2, तो -0.9 और -0.7 कितना आ गया ये 1.6 माइनस 1.6, तो ये 0.2 पॉइंट कैंसल आउट, 2 8 16, माइनस 8 चेंज, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 चेन्स, ठीक है ना, क्योंकि हमें साइज ऑफ चेन गिवन नहीं था। अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन में गिवन होता 30 मीटर चेन है या 20 मीटर चेन है, तो अकॉर्डिंगली आप चेन लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप लेंथ दे सकते हो, बट हमें क्वेश्चन में लेंथ ऑफ चेन गिवन नहीं थी, तो इसलिए हम आंसर अपना सिर्फ नंबर ऑफ चेन्स की टर्म्स में ही रखेंगे, राइट। क्लियर है सबको ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आपके। नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व्स, ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा widening on curves, next is extra widening on curves, ठीक है ना। तो जैसे आपका हाईवेज में था उतनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि आपकी ट्रेन एक आपके ट्रैक के ऊपर आपका जो व्हील फ्लैंज होता है दैट इज बाउंड बिटवीन टू ट्रैक्स, लेकिन क्योंकि हमारा जो फ्लैंज होता है व्हील का, ठीक है, जैसे कि याद हो आपको, जो व्हील का फ्लैंज होता है, लेट्स सपोज ये हमारी एक रेल है, तो आपका जो व्हील फ्लैंज होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका व्हील, तो ये जो व्हील फ्लैंज है ये बीच की जगह है, व्हील फ्लैंज ज्यादा इधर आके स्ट्राइक ना करे, ठीक है ना, तो ये व्हील फ्लैंज अगर आपका ज्यादा यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा तो क्या होता है, बेसिकली ट्रेन के ओवरटर्न करने के चांसेस रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका जो कर्व जो होता है थोड़ी सी क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रैक वहां से थोड़ा सा हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाइड कर देते हैं, ताकि आपका जो व्हील फ्लैंज है वो आपकी रेल के साथ आके कोलाइड ना करे, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग किसके बराबर है, EW इज इक्वल टू 13 इंटू B प्लस L होल स्क्वायर
बाय आर, ठीक है, 13b प्लस एल होल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे जो ई डब्ल्यू है, वेयर ई डब्ल्यू आ गया हमने, जो हम निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन यूनिट्स का ध्यान रखना, इन सेंटीमीटर्स। बी क्या आ गया, बी इज द width of wheelbase, width of wheelbase in meters। L आ गया आपका lap of flange in meters, ठीक है। lap of flange अभी बताता हूँ क्या है, where and r is your radius of curve in meters, r is radius of curve in meters, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो समझ आ गया क्या है, विड्थ ऑफ व्हील बेस भी समझ आ गया, आर रेडियस ऑफ कर्व भी आ गया। इसमें जो हमने नई टर्म देखी एल, दैट इज योर लैप ऑफ फ्लैंज। अभी लैप ऑफ फ्लैंज क्या चीज है, ठीक है ना, लैप ऑफ फ्लैंज क्या चीज है, ठीक है। फ्लैंज तो सब समझ गए क्या है, फ्लैंज क्या है आपका, ये बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है आपका, ये दिस इज योर फ्लैंज, इसके ऊपर ये क्या आ गया आपका, जो कोनिंग की हुई है व्हील को, दिस इज योर फ्लैंज, ठीक है। अब फ्लैंज क्या है, लेट सपोज मेरी, अब मैं ट्रेन का, ये तो हमने किया सेक्शन ड्रॉ की है, ठीक है ना, अंदर से मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये है मेरी एक रेल, दिस इज माय रेल। तो अब जो इस पे व्हील चलेगा, अब जो इस पे व्हील घूमेगा, वो कुछ, मैं फ्लैंज की बात करता हूँ, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, वो कुछ ठीक है इस तरीके से होगा, राइट। तो इसमें जो ये पोर्शन है, लेट सपोज दिस इज, ये जो रेल के टॉप से जो व्हील का जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन मतलब ये जो आपकी ये लेंथ है, ये यहां से लेके जो ये यहां तक जो लेंथ है व्हील की, दिस इज बेसिकली योर लैप ऑफ फ्लैंज, ठीक है ना। ये आ गई इसकी डेप्थ, व्हील बेस से कितना नीचे है, दिस इज एच हाइट, ठीक है ना, कितना नीचे है। और जो ये आपका जो व्हील आपका रेल के टॉप से जो व्हील जितना उसकी जो लेंथ है वो नीचे है, दैट इज योर लैप ऑफ फ्लैंज। तो लैप ऑफ फ्लैंज L इज गिवन बाय, L इज इक्वल टू 0.02 अंडर रूट h स्क्वायर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस DH, ठीक है। जहां पे h क्या आ गया, डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो द रेल, जहां पे h आ गया आपका, h इज डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो द रेल, ठीक है, इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना बस। d आ गया आपका, d क्या आ जाएगा, डायामीटर, डाया ऑफ व्हील इन सेंटीमीटर, और L आ गया आपका लैप ऑफ फ्लैंज इन मीटर्स, राइट। दिस इज योर लैप ऑफ फ्लैंज इन मीटर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा वाइडिंग, राइट। तो एक्स्ट्रा वाइडिंग निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाइडिंग निकालने के लिए पहले हमें लैप ऑफ फ्लैंज निकालना पड़ेगा। लैप ऑफ फ्लैंज निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा वाइडिंग, ठीक है। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर टर्न आउट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली योर टर्न आउट, ठीक है। टर्न आउट समझते हैं सब लोग, क्या होता है टर्न आउट, व्हाट इज अ टर्न आउट। यहाँ से मेन रेल और चेंज
जो मेन रेल होती जहां है से मेन रोल और ब्रांच रेल हाँ मतलब चेंज हो सकती है, मतलब उनका। डाइवर्ट होती है, राइट। बेसिकली जब एक ट्रैक से जब दूसरा ट्रैक डाइवर्ट होता है, मतलब ट्रेन जब एक ट्रैक से दूसरी तरफ किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है, दैट इज योर टर्न आउट। ठीक है, अब टर्न आउट बेसिकली आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो आपका टर्न आउट होता है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्न आउट, ठीक है, turn out is basically a combination of points, point या इसको हम स्विच भी बोलते हैं, पॉइंट या इसको स्विच भी बोलते हैं, और दूसरा आ गया आपका क्रॉसिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कुछ टर्म्स हैं आपका, जैसे टर्न आउट बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड स्विच, और दो टर्न आउट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर। ठीक है ना, टर्न आउट का मतलब हो गया एक ट्रैक को छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट होना, और अगर दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट होके आप किसी दूसरे ट्रैक को ज्वाइन कर रहे हो, वो क्या होगा, एक टर्नआउट यहां से सेम टर्नआउट आपको दूसरी जगह बनेगा, तो दो टर्नआउट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉसओवर। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्रॉसओवर ही पढ़ना है, पहले टर्नआउट की बात करते हैं। ठीक है, तो टर्नआउट्स में बेसिकली मैंने क्या बताया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अब ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या है? ठीक है, सबसे पहले पॉइंट एंड क्रॉसिंग देते हैं। अब जैसे ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है आपका एक टर्न आउट का, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपका पॉइंट कहाँ पे है और क्रॉसिंग कहाँ पे है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो ये पोर्शन है, ये जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज योर पॉइंट या फिर स्विच, दिस इज योर पॉइंट और स्विच। और ये जो ये पोर्शन है, बेसिकली ये पूरा जो ये पोर्शन है, ये हम डिनोट भी किया हुआ है, दिस इज योर क्रॉसिंग, दिस इज योर क्रॉसिंग। ठीक है ना, तो अब बेसिकली अब आपका पॉइंट और क्रॉसिंग, अब इसके हम देखते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो अब होता कैसे है, होता क्या है कि जैसे ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर सारी ये मूवमेंट डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने, अगर ध्यान से पढ़ो, ये लिखा हुआ है स्विच रेल्स। मतलब ये जो रेड कलर की जो रेल्स हैं, जो ये रेड कलर की जो रेल्स हैं, ये और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, इन्हें हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे स्विच रेल्स लिखा है, इन्हें हम बोलते हैं टंग रेल्स, इन्हें हम बोलते हैं टंग रेल्स। राइट, बेसिकली ये क्या होती है, पीछे से पॉइंट मतलब पीछे से थोड़ी मतलब प्रॉपर विड्थ में होती है, आगे जाके क्या हो जाती है, टेपर हो जाती है, आगे जाके टेपर हो जाती है। बेसिकली ये क्या है, आपकी टेपर्ड रेल होती है, जैसे आपकी, दिस इज नथिंग बट अ टेपर्ड रेल। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, इसका क्रॉस, इसकी जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है आपकी ये दिस इज योर टंग रेल, और इसी की मूवमेंट पे आपकी क्या होती है, ट्रेन आपकी क्या करती है, ट्रैक चेंज करती है, इसी की मूवमेंट ट्रेन क्या करती है, ट्रैक चेंज करती है। राइट, तो लेट सपोज जैसे इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यहां से अब आपकी ट्रेन आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका इधर उसका व्हील होगा, यहाँ पे व्हील होगा, इधर एक व्हील यहाँ पे होगा और एक व्हील यहाँ पे होगा। राइट, तो जब आपकी जो टंग रेल है, जब इस पोजीशन में है, तो जब इसका व्हील आएगा, तो ये टंग रेल और इस स्विच जो आपकी स्टॉक रेल है, इसके बीच में गैप है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां से पास हो जाएगा। मैं इसको दूसरा कलर लेता हूं। ठीक है,
तो ये जो आपका व्हील होगा वो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से ट्रेवल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे गैप है, यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा, और जो दूसरा व्हील है वो यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। ट्रेन आपकी क्या चलेगी? सीधी। इस टाइम उसको अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, लेट सपोज ट्रेन को आपको राइट की तरफ डाइवर्ट होना है, मेन ट्रैक से आपको इस ब्रांच ट्रैक की तरफ डाइवर्ट होना है ट्रेन को, तो राइट। तो अब इस केस में क्या होगा? अब हम जो ये यहाँ पे लिखी हुई ना पॉइंट मशीन, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ये पॉइंट मशीन लिखी हुई है, अब इसके ऑपरेशन से हम क्या करेंगे? ये जो ये टंग रेल है इसको मूव करेंगे। अब जो ये रेड कलर की जो ये आपकी जो टंग रेल है, अब ये यहाँ पे होने की बजाय अब चल जाएगी ये यहाँ पे, अब ये इसके साथ मूव कर जाएगी, और ये जो ये होगी ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये मूव कर गई यहाँ पे। अब जब आपका व्हील आएगा, जब आपकी ट्रेन मूव करते हुए आएगी, ये पहले तो दोनों के बीच में गैप था, अब गैप नहीं है। जैसे ही आएगा ये टकराएगा इससे, और ये जो यहाँ से आएगा अब इसके लिए यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो जैसे ही आपका व्हील फ्लैंज इससे टकराएगा, अब उसको गाइडेंस मिलेगी इस तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही ये यहाँ पे मुड़ा तो ऑटोमेटिकली ये आपका व्हील भी इस तरफ आ जाएगा। तो आपकी जो ट्रेन होगी अब वो क्या करेगी? डाइवर्ट कर जाएगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन क्या कर जाएगी? डाइवर्ट कर जाएगी, राइट। तो जो सारी मूवमेंट है आपकी ट्रेन की, ये ट्रेन ने कब आपका ट्रैक चेंज करना है, कब दूसरे ट्रैक पे जाना है या कब सीधे निकलना है, वो डिपेंड कर रहा है मूवमेंट ऑफ योर टंग रेल पे। अगर टंग रेल सीधी है तो आपकी ट्रेन क्या करेगी? ऑटोमेटिकली सीधी निकल जाएगी। अगर आपकी टंग रेल है, इफ इट इज ज्वाइनिंग टू योर स्टॉक रेल, अगर वो स्टॉक रेल के साथ चिपकी हुई है, उस डायरेक्शन केस में होगा आपकी जो ट्रेन होगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, राइट। अगर ये स्टॉक रेल इधर होने की बजाय यहाँ पे चले जाए और ये वाली ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, तो अब क्या होगा? अब ये जो होगी टंग रेल यहाँ पे चिपक जाएगी और ये वाली थोड़ा गैप बना देगी। तो जब आपकी ट्रेन आएगी, व्हील फ्लैंज चिपकेगा इससे, तो ये डाइवर्ट कर जाएगा और ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ चले जाएगा, राइट। तो समझ आया ऑपरेशन सबको टंग रेल का? टंग रेल क्या काम है टंग रेल का, और कैसे ऑपरेट होती है ट्रेन, आपकी जो ट्रैक है वो कैसे चेंज करती है, राइट। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ये आ गया एक आपका टंग रेल। दूसरा आ गया आपका जो इसके इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज योर ये आ गया क्रॉसिंग। यहाँ पे एंगल बनता है। मैनुअली करते हैं या ऑटोमेटिक होता है? दोनों चीजें हैं यार, मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिकली भी होता है, ठीक है ना। वो अगर आपने रेलवे स्टेशन के पास कहीं अगर गए हो, वहां पे देखा तो लीवर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। जैसे हमारा गाड़ी का गियर होता है ना, वैसे लीवर लगे होते हैं। तो जब करना होता है चेंज, तो वो वहां पे जाके क्या करते हैं, उसको लीवर को बड़े खींच देते हैं पीछे की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी टंग रेल है वो मूव हो जाती है। और कई जगह पे क्या होगी, तो ट्रैक सर्किटिंग की होती है, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ बटन दबाना है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी ऑपरेशन मैनुअली भी है और ऑटोमेटिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी है, और आपका जो है मैनुअली भी है। तो अब दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी रेलवे स्टेशन के पास होता होगा सर? यार नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं जगह पे आपका ऑटोमेटिक भी है। बेसिकली जो आपके अच्छे स्टेशन, जो आपके रेलवे स्टेशन मतलब स्टेशन के जो पास है ना, जहाँ पे आप मैनुअली प्रोवाइड कर सकते हो, वहां पे आपके लीवर्स लगे हैं। जैसे मैं पुणे में था, तो हमारा रोज का मेरा आना जाना होता था कॉलेज, वहां पे लोकल ट्रेन में बैठ के जाते थे। तो पुणे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ते थे, तो वहां पे रास्ते में जाते थे, पूरा दिखता था वहां पे हमें, तो वहां पे गियर्स लगे होते, लीवर्स लगे होते थे बड़े बड़े। तो वहां पे जब ट्रैक चेंज करना होता, वहां पे बंदा, हाँ इसमें स्पीड कम कर देते होंगे ना सर? कोई लिमिटेड स्पीड ऑब्वियसली बात है, स्पीड तो लिमिट करनी पड़ती है इसमें। ये अलग अलग है यार, स्पीड डिपेंड करती हुई मैं बता रहा था आपको, स्पीड डिपेंड करती है ये एंगल ऑफ क्रॉसिंग पे। ये जो यहाँ पे आपका बनेगा ना एंगल अल्फा, स्पीड इस पे डिपेंड करती है। अब एंगल आपका कितना है, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग, या फिर इसको हम और
नंबर ऑफ क्रॉसिंग भी बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रॉसिंग, जो आपने वो पढ़ा होगा 1 in 8.5, 1 in 12, 1 in 16, राइट। ये आता है आपका एंगल ऑफ क्रॉसिंग है नंबर। इस पे डिपेंड करती है स्पीड कितनी है। अगर आपका एंगल ज्यादा है, मतलब एंगल ज्यादा है, अगर आपका ट्रांजिशन स्मूथ है तो आप स्पीड ज्यादा भी दे सकते हो। अगर एंगल कम है, शार्प कर्वेचर है, तो नेचुरल सी बात है आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे मुश्किल काम यही होता होगा सर। अब यार पता नहीं है जो यूज कर रहे हैं उन्हीं को समझ आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जहां पे आपकी जो टंग रेल का ये पॉइंटेड पोर्शन है, जो ये टंग रेल का जो ये पॉइंटेड पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं टो। और जो जहां से आपकी टंग रेल मूव हो रही है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हील, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हील। और जहां पे आपकी हील होती है, जहां पे आपकी हील होती है, वहां पे हमने हील के पोर्शन पे वहां पे एक हमने प्रोवाइड किया होता है यहाँ पे हील ब्लॉक, ये यहाँ प्रोवाइड किया होता है एक हील ब्लॉक, ठीक है ना, जो आपका गैप मेंटेन करता है आपका स्टॉक रेल और टंग रेल में, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हील ब्लॉक, ठीक है। तो इसका जरा हम एक सेक्शन देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक हमने अगर सेक्शन ले लिया XX, ठीक है, इसका जो सेक्शन बनेगा उसकी बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। ये अंदर आ गई आपकी रेड कलर की, दिस इज योर टंग रेल, और जो बाहर है दिस इज योर, ये आ गई आपकी स्टॉक रेल, ठीक है ना। ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपका स्टॉक रेल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन आ गई आपकी किसकी, एक आ गई आपकी टंग रेल, एक आ गई स्टॉक रेल, और ये बीच में जो ये पोर्शन है, दिस इज योर जो ये पोर्शन है, दिस इज योर हील ब्लॉक, हील ब्लॉक, ये आ गया हील ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम जो देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हील क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है दैट इज योर हील डाइवर्जेंस, या इसको हम हील क्लियरेंस भी बोलते हैं, हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज हील क्लियरेंस, हील डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इन्होंने जो हील डाइवर्जेंस की जो स्पेसिंग बताई है, ये देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये जो ये गैप है आपका, ये गैप है आपका इन दोनों लाइंस के बीच में, दिस इज योर हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस, हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस। इसका मतलब बेसिकली हील क्लियरेंस क्या है, ये जो ये वाला फेस है और ये जो ये वाला फेस है, इसके बीच का गैप, राइट, इन दोनों फेसेस के बीच में, मतलब जो एक स्टॉक रेल है और जो आपकी टंग रेल है, इसके दो फेस, ये फेस कौन से हैं, ये बता सकता है मेरे को कौन से फेस होंगे ये? एक तो इनर फेस, हाँ, इनर फेस, गेज फेसेस, रनिंग फेसेस या गेज फेसेस, क्योंकि आपका जो व्हील है, हाँ, जो आपका फ्लैंज है वो हमेशा इसी, हाँ, जो आपका फ्लैंज है वो हमेशा इसी साइड पे रहेगा, इधर फ्लैंज इधर रहेगा या फिर फ्लैंज इधर रहेगा। तो बेसिकली हील डाइवर्जेंस इज नथिंग बट इट इज द distance between the running, या हम इनको गेज फेस भी बोलते हैं, रनिंग और गेज फेसेस ऑफ स्टॉक रेल and टंग रेल कहां पे एट द हील ऑफ द स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस आपका, ऐसे तो आपका टंग रेल तो आपकी मूव करती रहती है, सिर्फ वो आपके जहां पे हील ब्लॉक लगा होता है ना, वहां पे फिक्स रहता है।
तो ये डिस्टेंस होता है इट कैन चेंज, ये वेरी होता रहता है आपका। अगर टंग रेल आपकी स्टॉक रेल के पास चली गई तो ये डिस्टेंस कम हो गया, अगर टंग रेल दूर चली गई तो डिस्टेंस आपका चेंज हो गया। लेकिन जहाँ पे हील ब्लॉक है, जहाँ पे आपने हील प्रोवाइड किया है, वहां पे ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो समझ लो वो हिंज बन गया आपका, समझ गए ना, वो समझ लो वो हिंज बन गया, उसी के अबाउट आपकी जो टंग रेल है वो मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन रनिंग और गेज फेसेस स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द heel of the switch। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्टेंस कहां पे हम मेजर कर रहे हैं? एट द heel of the switch, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस कहां हुआ, डिस्टेंस वी मेजर ये यहाँ पे जहां हमने हील ब्लॉक लगाया, क्योंकि इसी के अबाउट आपकी ये जो टंग रेल है वो मूव करती है, कभी ऊपर कभी यहां से इधर नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे हमारा दरवाजा होता है, आगे वाला पोर्शन मूव करता है, जहां पे आपकी वो लगी होती है, हिंज लगी होती है, वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये समझ लो आपकी यहाँ पे हिंज लगी हुई है, इसी के अबाउट आपकी क्या होगी, जो टंग है वो मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका व्हाट इज दिस, दिस इज योर हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस, डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ठीक है ना। तो इसके कुछ वैल्यूज गिवन है। तो इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज पे, फॉर broad gauge this distance is 13.32 13.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और मीटर गेज में ये डिस्टेंस है, इट इज 12.1 to 12.7 सेंटीमीटर्स, और नैरो गेज में ये जो डिस्टेंस है इट इज 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस याद रखना क्या है आपकी हील डाइवर्जेंस के, ठीक है। ये आ गया आपका हील डाइवर्जेंस, हील क्लियरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज योर फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखो ऊपर, ये आ गया आपका फ्लैंज वे क्लियरेंस। अभी फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या बताया हुआ है, ये क्या बताया हुआ है फ्लैंज वे क्लियरेंस। अब जो ये आमने सामने के फेस है, मतलब स्टॉक रेल का गेज फेस और जो आपका टंग रेल है उसका अंदर वाला फेस, राइट, मतलब टू एडजेसेंट फेसेस, ठीक है ना। जो आमने सामने वाले फेस हैं आपके स्टॉक रेल और टंग रेल, उसके बीच का जो गैप है दैट इज योर फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है ना। तो फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या आ गया आपकी, flange way clearance, it is nothing but distance between the adjacent faces of stock rail and tongue rail कहां पे, at the heel of the switch, that is very important। heel of the switch पे ही ये distance measure किया जाएगा, at the heel of the switch, ठीक है ना। तो for 1 in 8.5 क्रॉसिंग, 1 in 8.5 क्रॉसिंग, जो ये डिस्टेंस है दिस इज 6.6 सेंटीमीटर, और फॉर 1 in 12 क्रॉसिंग दिस डिस्टेंस इज 6.3 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हील डाइवर्जेंस क्या हो गया, स्टॉक रेल का गेज फेस और जो टंग रेल का गेज फेस, इनके बीच का डिस्टेंस। और फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या हो गया, स्टॉक रेल का गेज फेस और टंग रेल का जो उसके सामने वाला फेस है, स्टॉक रेल के गेज फेस के सामने वाला फेस, उन दोनों के स्पेस के फेस का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं हम फ्लैंज वे डेप्थ की। नेक्स्ट इज फ्लैंज वे
डेप्थ। नेक्स्ट इज फ्लैंजवे डेप्थ, मतलब फ्लैंजवे डेप्थ। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे आपका यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है, फ्लैंजवे डेप्थ। ठीक है, ये देखो, दिस इज योर फ्लैंजवे डेप्थ, मतलब टॉप ऑफ द रेल से लेके, ये जहाँ पे आपकी रेल का टॉप है, फ्रॉम टॉप ऑफ द रेल टू द टॉप ऑफ योर हील ब्लॉक, इसके बीच का जो गैप है दैट इज योर फ्लैंजवे डेप्थ। ठीक है ना, मतलब टॉप ऑफ रेल से लेके टॉप ऑफ हील ब्लॉक के बीच का जो गैप है दैट इज योर फ्लैंजवे डेप्थ। तो इट इज नथिंग बट depth of top of heel block from the top of rail पर कहाँ पे, at the heel of the switch। obvious सी बात है, जो heel block है वो heel of the switch पे ही होगा, ठीक है ना, at the heel of the switch, heel of the switch। ठीक है, क्लियर है चीज, इसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है ना, तो इसका हम यही रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज थ्रो ऑफ द switch, थ्रो ऑफ द स्विच, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, थ्रो ऑफ द स्विच। थ्रो ऑफ द स्विच का क्या मतलब है, थ्रो ऑफ द स्विच क्या मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, थ्रो ऑफ द स्विच का क्या मतलब है। देखो, इनिशियली जब आपकी टंग रेल आपकी नॉर्मल पोजीशन में है, तो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप मतलब इतना आपकी टंग रेल के अपनी साइडवेज मूव कर सकती है, मतलब इस पोजीशन से टंग रेल इस पोजीशन में जा सकती है, राइट। तो साइडवेज जो टंग रेल कितना मूव कर सकती है दैट इज अ थ्रो ऑफ स्विच, मतलब साइडवेज जो आपका गैप आ गया स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में, कहां पे, पहले हम सारे गैप देख रहे थे कहां पे, हील ऑफ द स्विच पे, अब हम देखेंगे टो ऑफ द स्विच पे, समझे, मतलब टो की जो पोजीशन है टंग रेल की वो कितनी साइडवेज मूव कर सकती है, दैट इज योर थ्रो ऑफ द स्विच। ठीक है, क्लियर है। अब हम हील ब्लॉक पे डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, अब हम टो की पोजीशन पे देख रहे हैं। तो थ्रो ऑफ द स्विच इज द, it is the distance by which the toe of tongue rail can move sideways। ठीक है, distance by which the toe of tongue rail can move sideways is called throw of switch। ये आ गया throw of switch। तो ब्रॉड गेज में this distance is 9.5 centimeters, and for meter gauge and narrow gauge this distance is 8.9 centimeter। this distance is 8.9 centimeter। ठीक है, समझ आया सबको what is throw of switch। ठीक है ना, टो कितना साइडवेज मूव कर सकता है, दैट इज बेसिकली योर थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट देखेंगे हम आपका एंगल ऑफ स्विच। ब्रेक करते हैं सर। नेक्स्ट, हाँ नहीं ब्रेक करनी, या फिर आज इधर ही खत्म कर लो, कल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये एंगल ऑफ स्विच आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लो। हाँ सर ये पढ़ा दो सर, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ स्विच पढ़ लेते हैं। हाँ, कल क्रॉसिंग से स्टार्ट कर लेंगे ना, कल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा क्रॉसिंग। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ स्विच पढ़ लो अभी लास्ट। ठीक है ना, तो कल फिर क्रॉसिंग से स्टार्ट करेंगे और खत्म कर लेंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्विच एंगल, एंगल ऑफ स्विच। ठीक है, अब एंगल ऑफ स्विच क्या है बेसिकली आपका, एंगल ऑफ स्विच क्या है बेसिकली आपका, अब जो टंग रेल, let's suppose this is your stock rail,
let's suppose this is your stock rail, ठीक है, और मार्कर दे दो ठीक है, लेट्स सपोज ये आ गई आपकी स्टॉक रेल और ये आ गई आपकी टंग रेल, ठीक है, ये आ गई, दिस इज योर स्टॉक रेल एंड दिस इज योर टंग रेल, ठीक है ना। तो ये आ गया, दिस इज योर, ये पोर्शन है, दिस इज योर टो, और ये पोर्शन है, दिस इज योर हील। इसके आगे ये कंटिन्यू होती है रेल, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको टंग रेल का पोर्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो आपका टो आ गया और ये आपकी आ गई हील, ठीक है। और इस जगह आपका प्रेजेंट होता है, आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका हील ब्लॉक, यहाँ पे होता है आपका हील ब्लॉक, ठीक है। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको टंग रेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो ये एंगल है, ये जो एंगल आपका टंग रेल और जो स्टॉक रेल के बीच में बनता है, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, दिस इज योर स्विच एंगल, ठीक है ना। दिस इज योर स्विच एंगल, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, मुझे भी नींद आ जाएगी यार, ऐसा नहीं करो, ठीक है। ये आ गया स्विच एंगल, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्विच एंगल, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है बेसिकली, इनिशियली जब आपकी लेट्स सपोज आपकी नई टंग रेल लगाई है हमने एक जगह पे, ठीक है ना, नई टंग रेल लगाई है आपकी जगह पे, तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, ये जो लेंथ होगी इसकी, ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। तो ये लेंथ आ गई, लेट्स सपोज यहां से लेके कहां तक होगी, जहां पे ये मीट कर रहा है, इसे हम बोलेंगे आपकी दिस इज योर थ्योरेटिकल लेंथ, थ्योरेटिकल लेंथ यहां से लेके यहां तक, ठीक है। दिस इज योर थ्योरेटिकल लेंथ, ठीक है, थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे ट्रेन यहाँ से पास करते जाती है, थ्योरेटिकल यहाँ से जैसे ट्रेन आपकी पास करते जाती है, ट्रेन आएगी इसके टो से कोलाइड करेगी, ट्रेन आएगी फिर टो को स्ट्राइक करेगी, ट्रेन आएगी फिर टो को स्ट्राइक करेगी। तो ये जो पॉइंटेड एंड होता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये ब्लंट हो जाता है थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, जितना ये आगे ब्लंट होता है, आपकी थिकनेस थोड़ी सी उतनी सी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है यहाँ पे, या ऐड मत बोलो, थिकनेस क्या होती है, लेट्स सपोज आपके ट्रेन के इम्पैक्ट के कारण जो आपका पॉइंटेड एंड होता है वो क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। मतलब ट्रेन जो ये आपकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं आपकी, ये आपकी लेंथ होगी, यहाँ पे पॉइंटेड था, ये पॉइंटेड पहले यहाँ टच कर रहा था, लेकिन अब जब ये ब्लंट हो गया तो ये अब इतना ही रह गया, तो ये जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं दिस इज योर एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल। तो लेट्स सपोज आप अगर एक्चुअल लेंथ को S1 से डिनोट कर रहे हो और थ्योरेटिकल लेंथ को S2 से डिनोट कर रहे हो, और ये जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कहां से, स्टॉक रेल से लेके आपका टंग रेल तक, दिस डिस्टेंस D मतलब हील डाइवर्जेंस, ठीक है, दिस D
ये आ गया आपका हील डाइवर्जेंस। एक्चुअल लेंथ सॉरी थ्योरेटिकल लेंथ के लिए तो यही होगा, लेकिन जब हम एक्चुअल लेंथ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से ट्रेन आपकी जब ब्लंट हो गई होगी थोड़ी, यहाँ से आपकी जो होगी टंग रेल है आगे से ब्लंट हो गई होगी, तो एंगल जब हम लेंगे थोड़ा सा आगे तक लेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, ये थोड़ी सी थिकनेस जो एक्स्ट्रा होगी या ब्लंट के कारण, हमें ये थिकनेस क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज इसको ले लो टी, ठीक है, इसको ले लो टी। तो दैट मींस जब एक्चुअल हम लेंथ लेंगे, एक्चुअल लेंथ के केस में जो आपकी हील डाइवर्जेंस होगी वो बन जाएगी डी माइनस टी, डी माइनस टी, राइट। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं tan बीटा, अब चाहे बीटा है, बीटा आपका चाहे थ्योरेटिकल लेंथ लो चाहे एक्चुअल लेंथ लो, एंगल तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो दैट मींस tan बीटा इज इक्वल टू थ्योरेटिकली बात करें तो d अपॉन s2, d अपॉन s2। और अगर एक्चुअल लेंथ ऑन साइट कंडीशंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका d माइनस टी अपॉन s1। तो ये हो जाएगा आपका d माइनस टी अपॉन s1, राइट। वेयर t इज द thickness of where t is the thickness of toe, where t is the thickness of toe, right। टो आपका ब्लंट क्यों होगा, बार बार ट्रेन के इंपैक्ट से, फ्लैंज के इंपैक्ट के कारण जो आपका पॉइंटेड एंड था वो हो जाएगा ब्लंट, राइट। तो आपका जो बेसिकली लेट सपोज ये आपका आ गया, तो जो बेसिकली आपका ऐसे करके यहाँ पॉइंटेड मिलना चाहिए था, अब वो कैसा हो जाएगा, ये यहां से हो गया ब्लंट हो गया। तो ये जो एंगल बनना चाहिए था अब वो ये ऐसे बनेगा, राइट। अब जो एंगल जो बीटा आएगा वो ऐसे बनेगा। तो इसलिए हमें ये इतनी सी थिकनेस क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है, इतनी जो थिकनेस है माइनस करती है, पर अल्टीमेटली एंगल तो आपका सेम ही रहेगा, राइट। क्लियर है सबको ये, क्या ये चीज क्लियर है आपका स्विच एंगल अगर तो क्लियर है, सर ब्लंट ठीक है। होने की अगर वजह से हाँ बोलो बोलो। थिकनेस जो है वो बढ़ नहीं रहा है ना। नहीं हाँ वो थिकनेस बढ़ेगी ना, वही तो बता रहा हूँ, इसलिए हमें वो माइनस करनी पड़ रही है ना थोड़ी सी थिकनेस। थिकनेस तो बढ़ी रही है, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो जो एक्स्ट्रा थिकनेस ऐड हो रही है उसी को तो माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर करके मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्टॉक रेल है, ठीक है। जो आपकी टंग रेल होगी वो एक्चुअल में जो टंग रेल है वो होनी तो ऐसी चाहिए, ठीक है ना। अब जो एंगल होगा वो एंगल ये होगा, राइट। अब क्या होगा, लेकिन जब बार बार ट्रेन आएगी यहाँ इंपैक्ट करेगी, तो ये जो अब आपकी थिकनेस होगी, ये यहाँ से जो आपकी ट्रेन होगी ये हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ये फेस यहाँ से हो जाएगा ब्लंट, ये हो जाएगी यहाँ से थोड़ा ब्लंट। तो ये जो ये थिकनेस एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, ये थिकनेस, यही थिकनेस हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। क्लियर है ये चीज, यस ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इसका, एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो फिर खत्म करते हैं क्वेश्चन के बाद। एक क्वेश्चन लिखो, what will be the heel divergence, if the theoretical length of tongue rail is 6.25 meters, if the theoretical length of tongue rail is 6.25 meter, and and the actual length of tongue rail is 6 meters, full stop. The thickness of toe of tongue rail सर रिपीट कीजिए।
what will be the heel divergence, what will be the heel divergence if the theoretical length of, So if the the theoretical, thickness of the, what will be, क्या क्या सॉरी मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, आप फिर से सुनो. What will be the heel divergence, what will be the heel divergence, heel divergence मतलब d की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना. What will be the heel divergence if the theoretical length of tongue rail, if the theoretical length of tongue rail is 6.25 meters, 6.25 meters, and the actual length of tongue rail and the actual length of tongue rail is 6 meters, and the actual length of tongue rail is 6 meters, full stop, full stop. The thickness of toe, the thickness of toe of tongue rail, the thickness of toe of tongue rail is 0.6 centimeters, is 0.6 centimeters, right. Option लिखो. Option A 10 centimeter, option B 12 centimeter, option C 15 centimeters, या ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर्स. राइट. तो एंगल बीटा को कंपेयर कर दो दोनों के, आपके पास कंडीशन है d अपॉन s2 इज इक्वल टू d माइनस t अपॉन s1. आपको s2 भी गिवन है, s1 भी गिवन है और t भी गिवन है, बस d निकालना है आपको. बड़ा टाइम लग रहा है यार. d minus t upon s1 is equal to d upon 15 सेंटीमीटर s2. 15 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है यार. s1 कितना गिवन है आपको? s1 is your 6 meters, 6 meters. s2 is your 6.25 meters and t is equal to 0.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं, करो, नहीं करने नहीं करो, वो ऑटोमेटिकली आपके दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लो. ठीक है, तो ये आ जाएगा d माइनस 0.6 अपॉन 6 इज इक्वल टू d अपॉन
6.25 अपॉन 6.25, ठीक है। अब देख लो, सिंप्लीफाई करो, इसको डिवाइड करो, आपका आ जाएगा आंसर। b minus 0.6 अपॉन 600 सेंटीमीटर अपॉन b अपॉन 625, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 जा और 25 24 जा, तो वो आ जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 25d माइनस 25 इंटू 0.6, 25 इंटू 0.6 कितना हो गया, 25 इंटू 6 150, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 24d, तो 25d माइनस 24d इज इक्वल टू 15, तो d इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। अपनी यही कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। इसमें इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशंस पे काम करो अपनी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब आपका एक ही टॉपिक, इधर का एक टॉपिक बचा है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा टर्नआउट और क्रॉसओवर, 2 टॉपिक ये बचे, और लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेन रेजिस्टेंसेस। तो होपफुली कल खत्म हो जाएगा ये, कल आपका रेलवे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल एक काम करेंगे, थोड़ी जल्दी रख लेंगे क्लास आपकी, थोड़ी जल्दी रख लेंगे क्लास। तो मैं एक काम करूंगा, शाम वाला